बाबा साहेब का दूसरा नाम कांशीराम। कांशीराम दोस्तों, हमने बाबा साहेब जी को तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में जानकर, उनके बारे में पढ़कर, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़कर मन में एक तमन्ना रहती है कि काश हमने उनको अपनी आंखों से देखा होता। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने साहेब कांशीराम जी के दर्शन अपनी आंखों से किए हैं, उनके विचारों को, उनके क्रांतिकारी भाषण को अपने कानों से सुना है। साहेब कांशीराम जी जैसे महामानव, युग पुरुष और लोह पुरुष धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। साहेब कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 में रूपनगर, जिसको रोपड़ पंजाब में हुआ था। आपकी माता जी का नाम श्रीमती बिशन कौर और पिताजी का नाम श्रीमान हरि सिंह जी था। आपकी 3 बहनें और 2 भाई थे। साहेब कांशीराम जी बचपन से ही बहुत ही प्रभावशाली विद्यार्थी थे। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद आपने बीएससी की डिग्री जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रोपड़ में की। आपकी पढ़ाई के बाद आप कांशीराम जी ने 1960 में एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी पुणे में काम किया। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने साहिब कांशीराम जी के जीवन को ही बदल दिया। होता क्या है कि उस लेबोरेटरी में, जिस कंपनी में वो काम करते थे, वहां पर एक व्यक्ति, दीना भाना जी नाम की एक व्यक्ति, जो एक दलित समाज से, छोटे समाज से आते हैं, उन्होंने इस बात पर अपना रोष व्यक्त किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए। और कंपनी ने लेबोरेटरी में उनका विरोध हुआ, उनको छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने कंपनी में से दीना भाना जी को निकाल दिया। तो बाबा साहेब जी ने श्रीमान दीना भाना जी का बहुत साथ दिया और आंदोलन भी किया, और वो छुट्टी जो है वो कंपनी द्वारा उनको देनी पड़ी। तो बाबा साहेब जी के नाम जन्मदिन पर छुट्टी तो मिल गई, लेकिन बात ये थी कि कांशीराम जी को इस चीज से वो बहुत आहत हुए थे कि ऐसा क्यों जो दीना भाना जी है उनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर छुट्टी के लिए विरोध करना पड़ा। तो साहिब कांशीराम जी के मन में बाबा साहेब जी के बारे में जानने की तलब लग गई। उनको लगा कि मुझे उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो उनको दीना भाना जी द्वारा एक बुक दी जाती है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो साहिब कांशीराम जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैंने बाबा साहेब जी को इतना तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी लिखी एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का विनाश, जाति व्यवस्था का विनाश, जब मैंने पढ़ी तो उसको मैं सारी रात पढ़ता गया और उसको लगातार मैंने 6 बार पढ़ा। तो साहिब कांशीराम जी उनके जैसा कोई नेता ना तो कभी हुआ है, ना ही कभी हो सकता है। आज की राजनीति में ऐसा नेता होना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग भविष्य में भी ऐसे नेता की कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसे नेता जो राजनीति में आने से पहले ये शपथ लेते हैं कि मेरे नाम का कोई भी बैंक अकाउंट या मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कुछ अपने जिंदगी में कुछ शपथ ली और पूरी जिंदगी अपने असूलों पर अडिग रहे। उन्होंने शपथ ली कि मेरे नाम की कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा। आज के बाद मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा। मेरा अपना कोई घर नहीं है। देश के 85% गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों का घर ही मेरा घर है। आज से मैं कोई भी रिश्ते नातों को नहीं निभाऊंगा, सभी रिश्ते नातों से मुक्त रहूंगा। बहुजन समाज ही मेरा रिश्तेदार है। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। वो मानते थे कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं अपने समाज को अपना जीवन अर्पित नहीं कर पाऊंगा। आज के बाद मैं किसी भी सामाजिक समारोह जैसे जन्म, मरण, श्राद्ध, विवाह, कभी भी ऐसे मौकों पर शामिल नहीं होऊंगा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। जब तक बाबा साहेब जी का देखा हुआ सपना साकार नहीं हो जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या आज के नेता इन सारे असूलों में से केवल एक असूल का पालन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
साहिब कांशीराम जी एक लौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना राजनीतिक जो सफर है वो खाली हाथ साइकिल पे शुरू किया। उन्होंने 15 मार्च 1983 में साइकिल मार्च शुरू किया, जिसके दौरान उन्होंने भारत के 7 प्रांतों की यात्रा की और 40 दिन में 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर भारत के जन जन तक बहुजन लहर को पहुंचाया। वे कहा करते थे कि जिनकी तमन्ना सच्ची होती है उनको रास्ते मिल जाते हैं और जिनकी तमन्ना झूठी होती हैं उन्हें बहाने मिल जाते हैं। साहिब कांशीराम जी का राजनीतिक कद तो सारे नेताओं से ऊंचा है ही, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच, उनका त्याग, उनकी ईमानदारी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनके चाहने वालों को, बहुजन समाज के नायकों में से उनको एक लोकप्रिय नेता बनाती हैं। उन्होंने गरीब, मजलूमों, पछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया। उन्होंने DS4 और बामसेफ का गठन किया, जो कि गैर राजनीतिक दल थे। लेकिन जो बामसेफ थी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज के नौकरी पेशा लोगों का संगठन था, जो आर्थिक रूप से समाज के उत्थान के लिए मदद करते थे। और इसी तरह जो DS4 था वो दलित शोषित समाज संघर्ष में थी, जिसमें हर वर्ग के, हर वर्ण के शोषित तबके को इकट्ठा किया। और उन्होंने DS4 का एक मिशन जो है वो घर जन जन तक पहुंचाया। उनका एक नारा DS4 के लिए, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। तो वो अपनी बड़ी सरल भाषा से अपना जो एक संदेश था वो जन जन तक पहुंचा देते थे। उनका मानना था कि सामाजिक दिशा और आर्थिक दिशा में कामयाबी हासिल करने के लिए राजनीतिक सत्ता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने DS4 के आगे 1984 में BSP का गठन किया, जो कि दलितों की एकलौती राजनीतिक पार्टी थी और आज भी है। और बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। माननीय कांशीराम जी राजनीति में बहुत दूर तक सोचते थे। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही जब वह बहन कुमारी मायावती जी से मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। उनको वो उनके व्यक्तित्व से भांप लेते हैं कि एक बहन कुमारी मायावती जी हैं जो हमारे बहुजन समाज का नेतृत्व कर सकती हैं। तो उन्होंने और उनकी ये सोच सही भी थी। उसके बाद कुमारी मायावती जी ने देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो वो बहुत ही दूरदर्शी सोच के थे। उनको पता था कि राजनीति में किस तरह का मैंने स्टेप लेना है। साहिब कांशीराम जी हमेशा उन्होंने कुछ नारे बुलंद किए, जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उनको पता था कि हम लोग 85% जो जनसंख्या है वो वोट तो देती है लेकिन अपनी सरकार नहीं है, अपनी सुनवाई नहीं है कहीं पर। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वो बहुजनों का राज चाहते थे। वो कहते थे कि जो 85% जनसंख्या है, हमारा बहुजन समाज है, उनकी सरकार होनी चाहिए। तब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वे कहते थे कि अपनी वोट को उस प्रकार रक्षा करो जैसे आप अपनी बहू बेटी की रक्षा करते हो। वोट का महत्व वो जानते थे और दूसरों को समझाते थे कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब कि एक वोट की कीमत, एक राजे की वोट की कीमत भी उतनी है, एक किंग की वोट की कीमत भी उतनी है और एक गरीब भिखारी की वोट की कीमत भी उतनी है। इसलिए अपनी वोट को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। वह कहते थे कि हमें गुमराह करना हमारे विरोधियों का काम है और हम गुमराह ना हों, ये हमारा काम है। उनके अनुसार कांग्रेस एक मीठा जहर है और बीजेपी तीखा जहर है। ये दोनों चाचा भतीजा की तरह वाली पार्टियां हैं।
मतलब देखने में दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन इनके एजेंडास एक हैं। वो मानते थे कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो कभी भी बहुजन समाज का भला नहीं कर सकती। वे बहुजन समाज की से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते रहते थे। वह कहते थे कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। सो मान्यवर कांशीराम जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके द्वारा देखे हुए सपने, बहुजन समाज द्वारा सरकार बनाना और बहुजन समाज का राज स्थापित करना, ये उनका सपना था। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना योगदान पाएं। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि कांपते थे हाथ जिनके वोट देने के लिए, रास्ते उनके किए आसान कांशीराम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशीराम ने। बहुजनों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले मान्यवर कांशीराम जी को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय मान्यवर कांशीराम जी, जय भीम।